मैं संजय डावरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। जल्दी से बता दीजिए आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है भाई? राम राम। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमारा टॉपिक जो रहेगा वो बहुत ही शानदार टॉपिक है और क्वेश्चनों का भंडारा है ये, मान लीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मिरर या दर्पण के ऊपर। और आराम से मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यदि दर्पण समझ में आ गया तो समझ लेना पूरा ऑप्टिक्स ही क्लियर हो गया आपका। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले बिल्कुल भी समय खराब नहीं करते हुए हेडिंग पर हम ले रहे हैं मिरर या दर्पण का टॉपिक। देखिए, अगर कोई विद्यार्थी इस बैच के साथ में थोड़ा भी लेट जुड़ा है तो मैं बता दूं कि यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है प्रकाश की बोले तो ऑप्टिक्स। थोड़ा सा 2 मिनट में क्लियर कर देता हूं ऑप्टिक्स। और इस ऑप्टिक्स के अंदर प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा है, नेचर ऑफ लाइट। हमने नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा है दोस्तों। दूसरे नंबर पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन पढ़ा है। परावर्तन के नियम हमने पढ़े हैं प्यारे विद्यार्थियों। कोण आई बराबर कोण आर, याद है, सबको याद है। इसके बाद हमने परावर्तन के प्रकार भी पढ़े हैं भैया। परावर्तन के प्रकार, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी भाई लाइव है और आज की क्लास में आज हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा मिरर या दर्पण के ऊपर। तो जो भी भाई लाइव है जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए MIRROR, मिरर। सब कुछ ठीक है भाई? विनोद भाई, दिनेश, विकास, सबको मेरा नमस्कार। आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है? टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाए? ओके, चलिए भाई, अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। और आज का टॉपिक शुरू हो रहा है हमारा दर्पण के साथ। तो हेडिंग पे लगाइए सभी दोस्त मिरर या दर्पण। दोस्तों, अपनी किसी भी परीक्षा में अगर एक क्वेश्चन सही करना है तो पूरा दर्पण बहुत अच्छे से समझ लेना। हाँ भाई, चलिए सबसे पहले अगर हम बोले कि दर्पण किसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए, एक कांच की पट्टी ले लो आप, पारदर्शी कांच लीजिए और उस पारदर्शी कांच की एक सतह की पॉलिश कर दीजिए। दोस्तों, एक पारदर्शी कांच लेना है और उस पारदर्शी कांच की एक सतह की पॉलिश करनी है, तो वो कांच आपका दर्पण बन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं साफ साफ लिखूंगा आराम से, यदि किसी पारदर्शी कांच की, यदि किसी पारदर्शी का मतलब समझ रहे हो, जिसमें से आर पार दिखता है। यदि किसी पारदर्शी कांच की एक सतह की पॉलिश कर दी जाए, एक सतह की पॉलिश कर दी जाए, ये पॉलिश सिल्वर नाइट्रेट कर लेना, सिल्वर नाइट्रेट।
एक सतह की पॉलिश कर दी जाए, तो वह कांच दर्पण बन जाता है। तो वह कांच दर्पण बन जाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो कांच क्या बन जाता है? दर्पण बन जाए। क्या है यार इसमें? तो अभी तो परिभाषा है, अभी क्यों घबरा रहे हो? एक कांच लेना है पारदर्शी, और उस कांच की एक सतह की पॉलिश कर दीजिए, वो दर्पण बन जाएगा। ला रहा हूं दर्पण, यहां होगा मेरे पास में। हाँ भाई, तो आपको क्या करना है? हमको क्या करना है? हमको एक इस तरह का एक वो लेना है पारदर्शी कांच, और इस पारदर्शी कांच की एक सतह की क्या करनी है? पॉलिश करनी है। ये जो पॉलिश है दोस्तों, ये वैसे तो किताबों में लिखता है कि चांदी की पॉलिश कर दीजिए, लेकिन कुछ अच्छी किताबों में सिल्वर नाइट्रेट दे रखा है ताकि उसकी चमक जो है वो ज्यादा हो जाए और अच्छा परावर्तन हो। अब देख लीजिए, ये तो हो गया आपके दर्पण की परिभाषा। अब पढ़ेंगे हम दर्पण के प्रकार। तो मैं यहां लिख रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं। दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के दर्पण हमको पढ़ने हैं। नंबर एक है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। समतल दर्पण है। और दूसरे नंबर पे है स्पेरिकल गोलीय दर्पण। स्पेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण। जब हम गोलीय दर्पण पढ़ेंगे तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है प्यारे विद्यार्थियों। एक है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। एक है अवतल और एक है उत्तल दर्पण। तो हमें एक एक करके कुल मिला के सीधी सी बात करें तो तीन तरह के दर्पण हमको पढ़ने हैं। कौन कौन से सर? भैया, एक तो तेरे को समतल दर्पण पढ़ना है, प्लेन मिरर। एक आपको अवतल दर्पण पढ़ना है और एक आपको उत्तल दर्पण। लेकिन कभी परीक्षा में यह क्वेश्चन आए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के बोलना। कौन कौन से? तो बोलना समतल दर्पण और एक है गोलीय दर्पण। क्लियर है? यस करिए, फिर हम आगे दौड़ेंगे। हां भाई, जल्दी से एक बार यस कर दीजिए जब हम आगे बढ़ते जाएंगे। हां भाई, ठीक है सब कुछ। सभी दोस्त एक बार हेडिंग पे लगाए समतल दर्पण या प्लेन मिरर। चलिए, तो पहले हम स्टार्टिंग कर देते हैं और एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले हेडिंग पे लगाइए समतल दर्पण प्लेन मिरर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिए ये कोई कांच की सतह है, लेकिन हमारी शर्त है
कि ये कांच की सतह एकदम सीधी होनी चाहिए और उसकी एक सतह की पॉलिश कर देना है। देखो, समतल दर्पण वैसे तो नाम से पता चल रहा है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ एकदम सीधा होना चाहिए, ये वाला हिस्सा जहां से प्रकाश टकरा के वापस जाता है, परावर्तक पृष्ठ। शब्द सुनिए, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ एकदम सीधा होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, परावर्तक पृष्ठ का मतलब है जहां से प्रकाश टकरा के वापस जाता है, उस सतह को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। जैसे यहां से प्रकाश टकरा के वापस आ रहा है, तो जहां से प्रकाश टकरा के वापस आ रहा है उस सतह को बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। क्लियर है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ एकदम सीधा हो, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। अगली लाइन, प्यारे विद्यार्थियों, चाहे कोई सा भी दर्पण हो, दर्पण परावर्तन के नियम पर कार्य करता है। परावर्तन के नियम पर कार्य करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो हमने परावर्तन के नियम पढ़े हैं वो सभी नियम दर्पणों के ऊपर लागू होंगे। चाहे कोई सा भी दर्पण हो, ध्यान से सुनना, चाहे कोई सा भी दर्पण हो, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, परावर्तन के नियम दर्पण पर लागू होंगे। तो कहने का मतलब है कि जो आपने पढ़ा था कल, तो यहां से आप अभिलंब डाल सकते हो। यहां पर आप अभिलंब डाल सकते हो और कोण I बराबर कोण R यहां पे ले सकते हो। ये आपकी आपतित किरण है, ये आपकी परावर्तित किरण है और ये आपका अभिलंब है। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, वापस से समझना, ये जो भी दर्पण हम पढ़ रहे हैं, सर मेरी लाइव में पहली क्लास है। विनोद भाई, आप कैसा लग रहा है, आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि जो क्लासें हमारी आज चल रही है तो ये आपको कैसी लग रही है, समझ में आ रही है, कोई कमी हो तो बता दीजिए, थोड़ा और मेहनत करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो परावर्तन के नियम हमने पढ़े थे, परावर्तन का नियम ये था कि अभिलंब से ये कोण जो होगा इतना ही कोण ये होगा। अगर ये वाला कोण 30 डिग्री होगा, इसको आपतन कोण बोलते हैं, तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। कोण I बराबर कोण R बराबर होंगे। तो कहने का मतलब, जो परावर्तन शब्द था जो हमने पढ़ा है, वो परावर्तन और परावर्तन के नियम जो है वो दर्पणों पर लागू होते हैं। दर्पण जो है परावर्तन की घटना पर ही काम करते हैं। राइट? अब समझ लिया। तो पहले हमने समतल दर्पण की परिभाषा पढ़ी है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ एकदम सीधा होना चाहिए। दोस्त, ऐसे नहीं होना चाहिए कैडा बुकला, ऊपर नीचे नहीं। सर मेरी बहुत अच्छा, थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि हम अब कुछ क्वेश्चन समतल दर्पण के ऊपर पढ़ेंगे, एक एक करके। थोड़ा सा धैर्य रखना, मैं एक एक क्वेश्चन समतल दर्पण से लिख रहा हूं। समतल दर्पण, समतल दर्पण, एक दर्पण साइड में बनाऊंगा और एक एक क्वेश्चन लिखूंगा बहुत शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1, सर समतल दर्पण का पहला क्वेश्चन बताइए हमें। दोस्त, पहला क्वेश्चन ये है, ये हमारा समतल दर्पण है। राइट बात, समझना ज्यादा,
लिखने पे ध्यान नहीं। कोई व्यक्ति समतल दर्पण से 2 मीटर आगे है। कोई व्यक्ति समतल दर्पण से 2 मीटर आगे है। यह होता है बिंब। जो वस्तु है इसको हम बोलते हैं बिंब। तो प्यारे विद्यार्थियों, कांच में जो चीजें हमको दिखती है वो प्रतिबिंब होता है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से 2 मीटर पीछे ही बनेगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर वस्तु 2 मीटर आगे है तो प्रतिबिंब भी 2 मीटर पीछे बनता है। ऐसा समतल दर्पण में आभास होता है हमें। प्यारे विद्यार्थियों, वापस समझना। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। वस्तु 2 मीटर आगे तो प्रतिबिंब 2 मीटर पीछे बनता है। वस्तु 5 मीटर आगे तो प्रतिबिंब 5 मीटर पीछे बनेगा। वस्तु 10 मीटर आगे रखी है तो प्रतिबिंब भी 10 मीटर पीछे बनेगा। साफ सुथरी भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। मेरे सामने समतल दर्पण रखा हुआ है, मैं उससे 2 मीटर आगे खड़ा हूं तो उस दर्पण में कभी आप देखिए, आप अपने कांच में देखिए, आप जितना आगे रहोगे ना, जैसे मान लीजिए आप कांच के बिल्कुल पास में हो, तो आप जितने पास में हो तो वो भी पास में दिखेगा। जैसे जैसे आप दूर जाओगे दर्पण में जो फोटो है वो भी पीछे जाता जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 1, कोई वस्तु दर्पण से x मीटर दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब  दर्पण से x मीटर की दूरी पर ही स्थित होगा। x मीटर की दूरी पर ही बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि दर्पण की दूरी 5 मीटर है, दर्पण से वस्तु की दूरी 5 मीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी भी 5 मीटर होगी। इसका एक उदाहरण यहां लिख देते हैं, पहले भाषा फिर उसको उदाहरण। यदि कोई वस्तु दर्पण से 2 मीटर आगे है, यदि कोई वस्तु दर्पण से 2 मीटर आगे है, 2 मीटर आगे है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से 2 मीटर पीछे बनेगा। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 शायद आपके सभी झंझट दूर हो गए होंगे। सर मेरी 3 क्लास पीछे रह गई है, अब मैं क्या करूं? तो भाई उनको आप देख लेना। अभी तो आप आज की क्लास देख लीजिए और उसके बाद में जब भी आपको टाइम मिले आप देख लीजिए उनको, कहीं लाइब्रेरी में जल्दी से बैठ के उनको कवर कर लीजिए, है ना। थोड़ा सा देख लो, ज्यादा भी नहीं है। पहला क्वेश्चन क्लियर है भाई, एकदम 100%। वस्तु जितनी आगे प्रतिबिंब उतना पीछे। वस्तु 2 मीटर आगे, प्रतिबिंब भी 2 मीटर पीछे। वस्तु 10 मीटर आगे, प्रतिबिंब भी 10 मीटर पीछे। कभी कभी
इन दोनों के बीच की दूरी और पूछ लेता है बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। सुन रहे हो क्या भाई? कभी कभी बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछ लेते हैं, तो ये 2 + 2 4 बताना। कभी कभी बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछ ली जाती है, 4 मीटर उत्तर होगा भैया। बढ़िया माहौल है, क्या चल रहा है बस? हाँ भाई, सब कुछ ठीक है। हमारे अखिलेश जी है जो कि पूरे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, तो उनसे भी बीच बीच में पूछ लेता हूं मैं क्या माहौल चल रहा है ना। सर मुझे एक क्लास डेमो वाली नहीं मिल रही है। लाएंगे भाई डेमो वाली भी सचिन, कहीं ना कहीं से ढूंढ के। अभी तो आज की क्लास पे ध्यान दो, आप तो डेमो का क्या करना है। पहला क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा, वस्तु जितनी आगे रहेंगी प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। ये ऐसा पहला क्वेश्चन है समतल दर्पण के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे विद्यार्थियों, समतल दर्पण का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, कैसा बनता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। जैसे ये आपका समतल दर्पण है, एक सतह की पॉलिश भी कर लेते हैं, और बात ये चल रही है कि एक लाइन तो हमारी अभी क्लियर हो चुकी है कि वस्तु अगर 2 मीटर आगे है, अगर वस्तु 2 मीटर आगे है तो इसका प्रतिबिंब भी 2 मीटर पीछे बन रहा है। इतनी सी बात तो समझ में आई है। यह है हमारा ऑब्जेक्ट, बोले तो बिंब, यह है हमारा बिंब और यह है हमारा प्रतिबिंब। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों। प्रतिबिंब कैसा बनता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कैसा बनता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक समतल दर्पण लेके आ रहा हूं और मैं आपको बताऊंगा कि उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है। कहीं मिल जाएगा तो अभी मैं ढूंढ के ला रहा हूं, आप कहीं जाना मत। तो अब आप देखिए, पहले आपको एक बार मैं आभास करा देता हूं। आपके कमरों पर समतल दर्पण है, क्लियर बात है, और आप आपके समतल दर्पण के सामने खड़े होके देख लीजिए यार। अपने घरों पे जो कांच होते हैं ना, वो समतल दर्पण ही है। एक बार आप उनके सामने खड़ा होके देखिए, तो क्या आपके पग ऊपर और मुंडी नीचे दिखाई दे रही है? नहीं सर, हम समतल दर्पण में एकदम सीधे दिखते हैं। बस वही तो बात है, समझिए बात भाई। हम ये कह रहे हैं कि समतल दर्पण में, आप अपने घर पे समतल दर्पण है, देख ले अपने कमरे में से इधर उधर से लिया नहीं हो तो, और उसको लगा सामने। मैं दिखाता हूं आज समतल दर्पण की कहानी। प्यारे विद्यार्थियों, आप देखोगे इसमें रटने की क्या बात है। समतल दर्पण में हम सीधे दिखते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं एक चीज, आप थोड़ी सी कल्पना करो। जैसे यहां दर्पण लग रहा है, समतल दर्पण है,
और समतल दर्पण में हम बोल रहे हैं सर वस्तु 2 मीटर आगे प्रतिबिंब 2 मीटर पीछे बनेगा, पीछे तो दीवार है भाई, समझने की कोशिश करो। जैसे ये समतल दर्पण है अपना जो बोर्ड है, और हम बोल रहे हैं वस्तु 2 मीटर आगे प्रतिबिंब 2 मीटर पीछे बनेगा, पीछे तो दीवार फोड़ के थोड़ी बनेगा भाई प्रतिबिंब। दोस्तों ये जो प्रतिबिंब बनता है ना, ये प्रतिबिंब बनता है आभासी। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। आभासी प्रतिबिंब वो होता है जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब वो होता है जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्यारे विद्यार्थियों, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, सीधा होता है, हमेशा वस्तु के समान बनेगा। बड़ी काम की चीज है, हमेशा वस्तु के समान, हमेशा वस्तु के समान बनता है प्यारे विद्यार्थियों। और साथ में एक चीज और लिख रहा हूं, समतल दर्पण में पार्श्वीय परिवर्तन देखने को मिलता है। समतल दर्पण में पार्श्वीय परिवर्तन देखने को मिलता है, लेटरल चेंजेज। ध्यान से सुनो, काम की चीज है। नंबर 1, हर क्वेश्चन सही होगा हमारी एग्जाम का। आभासी प्रतिबिंब, प्यारे विद्यार्थियों, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। ये आभासी तो हो रहा है, समझिए। मैं आपको बताऊं, यहां पे हम अलग से एक स्क्रीन लेते हैं, और एक तो होता है आभासी प्रतिबिंब, एक तो होता है आभासी प्रतिबिंब, और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। नोट कर ले दोनों को, वास्तविक प्रतिबिंब। और अपने मित्रों को जोड़ा करो यार, यदि आपको फिजिक्स समझ में आती है तो अपने दोस्तों को बताया करो। एक डावड़ा सर है जो हमको फिजिक्स सिखा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ में। तो देखिए, आभासी प्रतिबिंब, परिभाषा लिखता हूं, एक ऐसा प्रतिबिंब, धीरे धीरे समझ में आएगी फिजिक्स, जिसे एक ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। एक एक चीज समझाऊंगा, जब तक नहीं छोड़ूंगा, जब तक आप पे फिजिक्स नहीं पढ़वा दूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, होता क्या है, जब किसी दर्पण पे प्रकाश की किरणें पड़ती है, जब किसी दर्पण पे प्रकाश की किरणें पड़ती है, तो वो प्रकाश की किरणें टकराने के बाद कहीं ना कहीं काटनी चाहिए। समझो मेरी बात को। मान लीजिए कोई दर्पण है और यहां प्रकाश की किरण मिलके टकराने के बाद जब ये वापस जाए तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटनी चाहिए। अगर प्रकाश की किरण एक दूसरे को काट रही है तो वहां पर प्रतिबिंब बनता वास्तविक। यदि दो प्रकाश की किरण टकराने के बाद एक दूसरे को काट रही है तो वहां पर प्रतिबिंब बनता वास्तविक। और प्यारे विद्यार्थियों, यदि प्रकाश की किरणें टकराने के बाद एक दूसरे को नहीं काट रही तो वहां प्रतिबिंब बनता है आभासी। तो हमने लिखा है कि ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। अगला पॉइंट लिख रहा हूं, आभासी प्रतिबिंब हमेशा आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखेता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। हमेशा सीधा बनता है। और प्यारे विद्यार्थियों, ये फिक्स है, ये जोड़ा चलेगा, ये साधी का जोड़ा है, ये साधी का जोड़ा बनके रहेगा।
जब जब भी आभासी लिखो, आभासी प्रतिबिंब की जो भऊ है, जो उसकी लुगाई जो आप बोलते हो, वो सीधी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा वो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा हमेशा सीधा बनेगा। तो ये आभासी को उल्टा मत कर देना, तो ये फिक्स है, इसको साथ रखना। इनके जोड़े जो है वो आपके जोड़े इसी तरह बने रहे, है ना, आपका जोड़ा हमेशा बना रहे, ऐसी दुआ है इनको। आप भी दो इनको दुआ, ऐसी दुआ इनको दे कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बना रहे। और प्यारे विद्यार्थियों, आभासी जो प्रतिबिंब है ये कहां कहां आपको देखने को मिलेगा? नंबर 1, ये हमें समतल दर्पण में देखने को मिलता है, समतल दर्पण में देखने को मिलता है। और एक हमें उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में भी देखने को मिलेगा ऐसा प्रतिबिंब। और अगर हम लेंसों में जाएंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अवतल लेंस में भी आपको आभासी और सीधा प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। आभासी क्या है भैया? एक ऐसा प्रतिबिंब जो केवल हम इमेज करते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, वास्तव में वो प्रतिबिंब बनता नहीं है दोस्तों। एक ऐसा प्रतिबिंब जिसकी हम इमेज करते हैं कि ऐसा हो रहा है, वो वास्तव में कहीं पे बन नहीं पाता है। तो ऐसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, वो है प्रतिबिंब आभासी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो रहा आभासी प्रतिबिंब की कहानी। अब हम बात करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। तो हम यहां लिख रहे हैं, ऐसा प्रतिबिंब, ऐसा प्रतिबिंब जिसे, ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सके, ऐसा प्रतिबिंब जिसे ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सके, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब है हमेशा उल्टा बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब कहां कहां देखने को मिलेगा? प्यारे विद्यार्थियों, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो बनेगा अवतल दर्पण में। एक एक करके पढ़ेंगे यार, थोड़ा धैर्य रखें। और जब हम लेंस पढ़ेंगे तो उत्तल लेंस में भी आपको वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। तो देखिए भाई, दो चीज है, जैसे ऐसे समझो, ये मेरा एक दर्पण है, समझ लेना आप, जिनको भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है तो समझ लीजिए। ये दर्पण है और यहां पे हमारा ये ऐसे मान लो अभिलंब है, इसको आगे अलग ही नाम देंगे, मुख्य अक्ष। तो जैसे यहां से प्रकाश की किरण जा रही है, जैसे कोई ये प्रकाश जा रहा है,
इधर से भी प्रकाश जा रहा है और ये प्रकाश टकराने के बाद, ये प्रकाश टकराने के बाद एक दूसरे को काट रहा है। दोस्त सुन ले बात, अगर ये प्रकाश की किरण टकराने के बाद एक दूसरे को काट रही है ना, तो समझ जाना वो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। यदि मान लीजिए यहां कोई वस्तु रखी है और प्रकाश जा रहा है, ऐसे यहां कोई वस्तु रखी है और प्रकाश इसके ऊपर से गया और टकराने के बाद यदि प्रकाश की किरण एक दूसरे को काट रही है, यदि टकराने के बाद प्रकाश की किरण एक दूसरे को काट रही है, समझ जाना प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा और कैसा होगा? उल्टा होगा प्यारे विद्यार्थियों। प्रतिबिंब वास्तविक होगा और कैसा होगा? उल्टा होगा प्यारे विद्यार्थियों। एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो। देखिए एक बार वापस से देखिए, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, एक एक शब्द को वापस समझाऊंगा, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। एक भी लाइन ऐसी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मैं समझा के नहीं जाऊंगा। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, तन मन से सुनना बात को। ये पीडीएफ आपको ऐसे कैसे मिलेगी, लेकिन बातों को समझो। ये फिजिक्स है, रट्टा बाड़ा कोई गेम है ही नहीं है इसमें। 70 की 80 क्लासें हो जाएंगी, 80 की 90 क्लासें हो जाएंगी, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बात यह है कि अब बातें आपको समझ में आनी चाहिए भाई। हाँ भाई, नंबर 1 बातें क्लियर कर देता हूं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा प्यारे विद्यार्थियों। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा, ये दोनों भाई बिछड़ना नहीं है, क्लियर हो गया है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। एक शब्द बड़े ध्यान से सुनना, हमेशा वस्तु के समान बनेगा। देख दोस्त, ये जो शब्द लगा रहा हूं ना गोला, प्लीज मेरे हर एक शब्द को बड़े गौर से सुनना यार, लापरवाही नहीं यार। मैं क्या कह रहा हूं, प्रतिबिंब जो है वो हमेशा वस्तु के समान बनेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्त, जैसे मेरे सामने समतल दर्पण है, तो चाहे दर्पण दूर रखा है तब भी मैं जैसा हूं ना ऐसा ही दिखूंगा। मैं दर्पण के पास आया, मैं जैसा हूं ऐसा ही दिखूंगा, और पास आया, मैं जैसा हूं ऐसा ही दिखूंगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समतल दर्पण में क्या होता है, जैसे आपकी बनावट है, जैसे आपकी नाक जितनी बड़ी है ना उतनी ही बड़ी दिखती है, ऐसे भी दर्पण आएंगे जहां पर आपकी नाक जो है ना इतनी बड़ी है, लेकिन दर्पण में ऐसी हो जाएगी नाक है ना जो मोटी मोटी है ना जो। तो प्यारे विद्यार्थियों, समतल दर्पण में आप जैसे हो ऐसे ही दिखोगे। जैसे आप यहां हो, जैसा है ऐसा ही दिखेगा, आगे आए जैसा है ऐसा ही दिखेगा, आगे आए जैसा है ऐसा। तो समतल दर्पण में हर एक बिंदु से आप देख लीजिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के समान बनेगा। देखो, वस्तु के समान में तो और भी उत्तर आएंगे, मैं फिर बात को समझो। जब मैं आपको अवतल दर्पण पढ़ाऊंगा तो अवतल दर्पण में भी प्रतिबिंब वस्तु के समान बनेगा, वस्तु के समान बनेगा, लेकिन हमेशा नहीं बनेगा। यहां तो हर बिंदु पर आप समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे समझो मेरे सामने जो कैमरा है वो समतल दर्पण है और मैं देख रहा हूं मेरा फोटो, मैं जैसा हूं ऐसा ही दिखूंगा। आगे आया, मैं जैसा हूं ऐसा ही दिखूंगा, मैं जैसा हूं ऐसा ही दिखूंगा। मतलब हर बिंदु से मेरा प्रतिबिंब एक जैसा दिखाई देगा।
प्यारे विद्यार्थियों, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो हमेशा वस्तु के समान है और पार्श्वीय परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। पार्श्वीय परिवर्तन का मतलब है भुजा परिवर्तन। भुजा परिवर्तन, जैसे यहां पर कोई पी ऐसे रख दिया तो इस पी की भुजा बदलेगी दोस्तों, भुजा बदलेगी, भुजा बदलती हुई नजर आएगी प्यारे विद्यार्थियों। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे आपने के रख दिया तो के की भुजा बदलती हुई नजर आएगी। मतलब समतल दर्पण के सामने हम करेंगे दायां हाथ, दायां हाथ समतल में दिखेगा बायां हाथ। इसको बोलते हैं पार्श्वीय परिवर्तन। तभी तो प्यारे विद्यार्थियों गाड़ियों में एम्बुलेंस जो है वो पार्श्वीय परिवर्तन में लिखे होते हैं ताकि दर्पण में जाके वो आपको सीधे दिखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो पार्श्वीय परिवर्तन का मतलब है भुजा परिवर्तन। भुजा परिवर्तन, पार्श्वीय परिवर्तन का मतलब है भुजा परिवर्तन प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर है? एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो हमारे लगभग 2 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये था समतल दर्पण पर वस्तु जितनी आगे है प्रतिबिंब उतना पीछे बनेगा। एक एक क्वेश्चन ऐसे रट लेना, जिंदगी में भूलने की कोई चीज नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन यह है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इसके बाद में हमने ये भी क्लियर कर लिया है कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों। अब आइए अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं समतल दर्पण से। प्यारे विद्यार्थियों, समतल दर्पण में किसी व्यक्ति का, समतल दर्पण में किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए उसकी कुल लंबाई का आधा दर्पण सामने होना चाहिए। आधा दर्पण सामने होना चाहिए। इसका मतलब समझो। इसका मतलब यह है, उदाहरण से समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है, 6 फीट हाइट है और यह व्यक्ति चाह रहा है कि मेरी पूरी तस्वीर एक बार में दिख जाए। दोस्तों सुनिए, हाँ भाई सुनिए, अगर किसी व्यक्ति की लंबाई जो है वो 6 फीट है और वो चाह रहा है कि मेरी एक बार में पूरी तस्वीर दिख जाए, पूरा चित्र एक बार में दिख जाए, पूरा फोटो, तो उसको उसकी हाइट का, कुल हाइट का आधा दर्पण सामने लगाना है। कुल हाइट 6 फीट है, उसका आधा करो। मतलब उसको अगर पूरा प्रतिबिंब देखना है तो 3 फीट के दर्पण की जरूरत पड़ेगी। एक और उदाहरण समझो। यदि कोई व्यक्ति है, उसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर है और अगर उसको उसका पूरा प्रतिबिंब देखना है तो हाइट का आधा दर्पण सामने लगाइए। 90 सेंटीमीटर है, 2 का भाग दीजिए,
45 सेंटीमीटर का दर्पण उसके सामने लगाइए, उसका पूरा फोटो दिख जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक आदमी है जिसकी लंबाई 1.5 फीट है, 1.5 फीट है, और वो चाह रहा है कि उसका पूरा प्रतिबिंब एक बार में दिख जाए। तो हाइट का आधा दर्पण ले लीजिए। 1.5 फीट है प्यारे विद्यार्थी उसकी हाइट, इसका आधा कर दीजिए 0.75 फीट। तो बात को क्लियर कर लो, एक एक क्वेश्चन को ऐसे समझा रहा हूं। मेरी आवाज डबल हो रही है, एक मिनट भाई। हेलो 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 हेलो। अब देखो भाई, अब बताओ वापस से। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो अपनी हाइट का आधा दर्पण सामने लगाना पड़ेगा। जैसे मेरी लंबाई 6 फीट है और मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी तस्वीर एक बार में दिखे, तो 6 फीट का आधा कर दीजिए, इतना दर्पण सामने लगाओ। और एक चीज और, आप दर्पण से आपकी हाइट के बराबर डिस्टेंस पे खड़ा होना पड़ेगा। जैसे आपकी हाइट 6 फीट है तो आप दर्पण से 6 फीट की दूरी पर खड़ा हुइए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो पॉइंट नंबर ये वाला। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये है समझना। मान लीजिए ये मेरे पास समतल दर्पण है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना। कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर आ रहा है v वेग से। दोस्तों समझना, कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर आ रहा है v वेग से। तो आपको पता है जब व्यक्ति v वेग से आ रहा है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। समझना बात को मेरे दोस्त, ये समतल दर्पण है और यहां सब कुछ आभास हो रहा है, यहां वास्तविकता कुछ नहीं है, यहां चीजें आभास हो रही है। क्या आभास हो रही है? अगर मैं समतल दर्पण की ओर 2 की स्पीड से जा रहा हूं तो मेरा फोटो 4 की स्पीड से आता हुआ नजर आएगा। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं समतल दर्पण की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा हूं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा प्रतिबिंब 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आता हुआ नजर आएगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहां पर चीजें चलती है आभासी। एक तो होती है वास्तविक चाल, एक तो होती है वास्तविक चाल, एक होती है आभासी चाल। तो आभासी चाल में जाने वाली स्पीड और आने वाली स्पीड का योग दिखाई देता है। वापस समझना, बड़ी काम की चीज है दोस्त। देखिए रियलिटी है, अगर मैं 2 की स्पीड से कांच की ओर जा रहा हूं तो मेरा फोटो भी 2 की स्पीड से ही आ रहा है। बहुत अच्छे से सुनने इस पॉइंट को। अगर मैं कांच की ओर 2 की स्पीड से जा रहा हूं तो मेरा फोटो भी 2 की स्पीड से आ रहा है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, बात यह हो रही है कि यहां पर आभासी चाल होती है और आभास हो रहा है, और आभासी चाल के अंदर जाने वाली स्पीड और आने वाली दोनों का योग दिखाई देता है। आभासी चाल में जाने वाला और आने वाले का योग दिखाई देता है, इसलिए हमें वो फोटो डबल स्पीड से आता हुआ दिखाई देता है। जैसे मैं जा रहा हूं 5 की स्पीड से, फोटो दिखेगा 10 स्पीड से आता हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां लिख रहा हूं, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर v वेग से जाता है तो उसका प्रतिबिंब
2v वेग से आता हुआ प्रतीत होता है, आता हुआ प्रतीत होता है। इसका मतलब हमने आपको क्लियर कर दिया है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, वेग से दर्पण की ओर जाता है, तो उसका प्रतिबिंब तो उसका प्रतिबिंब 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाता हुआ आता हुआ वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। हाँ भाई, क्लियर है यहां तक की बातें? दोस्तों, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, एक एक शब्द को यहां पे सुनना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, चीजों को महसूस करिए। ऐसी बात नहीं है चीजें आपको एक एक करके याद हो जाएंगी, बस चीजों को आप नोट करिए अच्छे से। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं एक अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यह है, थोड़ा ध्यान से सुनना और इसको याद करने की कोशिश करना। बहुत ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपतित कण को स्थिर रखकर, समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि आपतित कण को स्थिर रखकर दर्पण को थीटा डिग्री के कोण पर घुमाया जाए, तो परावर्तन कोण का मान 2 थीटा डिग्री हो जाता है। क्या है ये समझना। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ये अपने पास कोई समतल दर्पण है और ये अभिलंब है, नॉर्मल है, अभिलंब। ये आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। ये है कोण आई, आपतन कोण, और ये है कोण आर। अभी ये बराबर है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी ये 20 डिग्री है, ये भी 20 डिग्री है। समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन ये है प्यारे विद्यार्थियों, यदि क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, यदि आपतित किरण को स्थिर रखा जाए, इसको स्थिर रखना है, इसको मत हिलाना। यदि आपतित किरण को स्थिर रखकर दर्पण को थीटा डिग्री पे घुमाया जाए, दोस्तों दर्पण को घुमा लीजिए, आप इसको फिक्स कर दो और दर्पण को घुमा लीजिए, दर्पण को घुमा लीजिए। तो अगर हम दर्पण को, जैसे मैं मानूं आप दर्पण को 10 डिग्री पे घुमा रहे हो, तो परावर्तन कोण का जो मान है
अगर दर्पण को 10 डिग्री पे घुमा रहे हो तो परावर्तन कोण का मान 20 डिग्री हो जाएगा। अगर आप दर्पण को 20 डिग्री पे घुमा रहे हो तो परावर्तन कोण का मान 40 डिग्री हो जाएगा। अगर दर्पण को आप 30 डिग्री पे घुमा रहे हो तो परावर्तन का कोण 60 डिग्री हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, समझने प्लीज इस क्वेश्चन को मैं जैसे बोल रहा हूं ऐसे समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन की भाषा ये आएगी, यदि दर्पण को स्थिर रख दे, यदि आपतित किरण को स्थिर रखा जाए और दर्पण को घुमाया जाए, दर्पण को थीटा डिग्री पे घुमाओ, दर्पण को 10 डिग्री पे घुमाएंगे, परावर्तन कोण का मान 20 प्राप्त होगा। दर्पण को 15 डिग्री पे घुमाओगे, परावर्तन कोण का मान 2 थीटा 30 डिग्री प्राप्त होता है। यदि दर्पण को हम 20 डिग्री पे घुमाएंगे तो परावर्तन कोण का मान 2 थीटा डिग्री प्राप्त होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपको ऐसी तरह से याद कर लीजिए। अगला, प्यारे विद्यार्थियों, एक पॉइंट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, ये फोकस दूरी जो है ये मैं आपको अलग से भी परिभाषित करूंगा। फोकस दूरी होती है पोल से मुख्य फोकस तक की बीच की दूरी। ध्यान से सुनना मेरी बात को। फोकस दूरी होती है पोल से फोकस तक की दूरी। ध्यान से सुनो, अभी थोड़ा सा मैं यहां जितनी बोल रहा हूं उतना समझिए, क्योंकि चैप्टर लंबा है तो आगे की चीजें आ रही है तो उनको मैं 2 बार बोल बोल के बता रहा हूं। फोकस दूरी का मतलब है पोल से फोकस तक की दूरी। तो प्यारे विद्यार्थियों, समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है अनंत होती है, याद कर लीजिए। क्योंकि यहां पर प्रकाश की जो किरण है, जैसे ये समतल दर्पण है, तो प्यारे विद्यार्थियों समतल दर्पण में प्रकाश की जो किरण है टकराने के बाद पता नहीं कहां मिलती होगी। प्यारे विद्यार्थियों, समतल दर्पण में प्रकाश की जो किरणें है वो टकराने के बाद, ध्यान से सुनिए, समतल दर्पण में देखो फोकस कहां बनता है। फोकस वहां बनेगा, जैसे मान लीजिए ये कोई दर्पण है और ये जाने वाली किरण है, टकरा के यहां आई, ये इधर से आती है और ये है। प्यारे विद्यार्थियों, फोकस बिंदु वहां बनता है, मुख्य फोकस, जहां पे प्रकाश टकराने के बाद कहीं आके मिलती है। जैसे ये पोल है, ये तो ध्रुव है और ये आने वाली प्रकाश है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये ऐप जो है ये मुख्य फोकस है। और ये वाली जो दूरी होती है ना दोस्तों, ये वाली दूरी फोकस से पोल तक की दूरी, ये है फोकस दूरी। फोकस से पोल तक की दूरी, ये है फोकस दूरी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि समतल दर्पण में फोकस बिंदु का पता नहीं है। बात को समझिए। समतल दर्पण में जो मुख्य फोकस है यह ऐसा माना जाता है कहीं अनंत पे होगा। परावर्तन तो यार देखो, कोई चीज आएगी तभी तो टकरा के जाएगी, तो परावर्तन तो बाद में होता है। परावर्तन किरण तो बाद में आएगी ना दोस्त। जब पहले आने वाली किरण ही नहीं आएगी तो परावर्तन किरण कहां से आएगी दोस्त। तो आपतित किरण को ही फिक्स कर सकते हो और दर्पण को हिला सकते हो। परावर्तित किरण कहां से आ जाएगी डायरेक्ट, जब तक आपतित किरण नहीं आएगी। तो वापस समझिए, समतल दर्पण का जो फोकस बिंदु है ऐसा मानते कहीं अनंत पे होता है।
समतल दर्पण का जो फोकस बिंदु है, हम ऐसा मानते हैं कहीं अनंत पे होता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी को भी अनंत माना जाता है। कहते हैं प्रकाश की किरण टकराने के बाद कहीं मिलती होगी, वहां है फोकस दूरी। तो आप एक याद लाइन कर लीजिए याद, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या होती है, अनंत होती है। इस पॉइंट को याद कर लीजिए। एक लास्ट पॉइंट आज का, प्यारे विद्यार्थियों, आज का एक लास्ट पॉइंट जो कि जल्दी से आपको किताबों में नहीं मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस पॉइंट को भी याद करो। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, ये क्या चीज है, इनको धीरे धीरे समझाऊंगा। मैग्निफिकेशन हमेशा, आवर्धन क्षमता हमेशा एक होती है। ये क्या चीज है, आवर्धन क्षमता क्या चीज है? देखो दोस्तों, आवर्धन क्षमता का मतलब होता है, आवर्धन क्षमता पढ़ाऊंगा, मैग्निफिकेशन बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। समझना, जितने भी भाई लाइव है एक बार इस लाइन को समझना। मैं ये कह रहा हूं समतल दर्पण में क्या होता है दोस्तों, जैसे अभी मैंने बताया था, अगर किसी व्यक्ति के प्रतिबिंब अगर 1 मीटर है तो उसका बिंब भी 1 मीटर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आवर्धन क्षमता का मान 1 आएगा। यदि समतल दर्पण के सामने किसी व्यक्ति की बिंब की ऊंचाई 2 मीटर है तो प्रतिबिंब भी 2 मीटर का ही बनेगा, आवर्धन क्षमता 1 आएगी। वापस सुनना प्यारे विद्यार्थियों, समतल दर्पण के सामने एक व्यक्ति की जो लंबाई है वो 3 मीटर है, तो प्यारे विद्यार्थियों अगर बिंब की ऊंचाई 3 मीटर तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 3 मीटर, तो आवर्धन क्षमता का मान कितना होगा, 1। वापस सुनो, बार बार समझो। समतल दर्पण का जो मैग्निफिकेशन आता है, आवर्धन क्षमता का मान हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। क्योंकि अगर वस्तु 2 सेंटीमीटर की तो प्रतिबिंब भी 2 सेंटीमीटर का, 2/2 1 उत्तर आएगा। अगर वस्तु 5 सेंटीमीटर की, प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर का, तो 5/5 1 उत्तर आएगा। यदि वस्तु 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर। अगर वस्तु की ऊंचाई, जो वस्तु है बिंब अगर वो 20 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब भी 20 सेंटीमीटर। अगर बिंब 50 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब भी 50 सेंटीमीटर। समतल दर्पण में बिंब और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर आती है हमेशा, जितना, तो इसलिए हमेशा आवर्धन क्षमता का मान क्या आता है, 1 आएगा। अभी समतल दर्पण कल भी चलेगा दोस्तों। और आज जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं आज की क्लास यहां तक आपकी कैसी लगी है। और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी मित्रों को जोड़ने की कोशिश करिए क्लास के साथ। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, मेरी बातें आपको समझ में आती है और लग रहा है कि बातें सर बहुत कुछ हमें पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज आप अपने सभी दोस्तों को जरूर जोड़िए। और YouTube पर भी क्लासें चल रही है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन करा रहा हूं, मैथ के लोकेश सर भी क्वेश्चन करा रहे हैं। इधर हमारा जीके स्पेशल बैच भी चल रहा है, दिल्ली पुलिस का बैच भी चल रहा है। तो आप जितने भी मित्र हैं, सभी दोस्त अपने मित्रों को जरूर बताना और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जुड़ने की कोशिश करिए। जैसी मेहनत हम पे होगी ऐसी मेहनत हम करेंगे और एक एक पॉइंट, एक एक शब्द क्लियर करता चलूंगा। देखिए, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं जितनी चीजें मैं जानता हूं, जितना मैं समझता हूं, वो चीजें आपको समझा के छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। और आपने पुराने पेपर देख लेना, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं बटे टू बटे सही करवा दूंगा, लेकिन कहीं गुना आपकी साइंस को बेहतर बनवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, शुभ रात्रि, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, चीजों को नोट करिए। कल भी हम समतल दर्पण के ऊपर ही चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों।
थैंक यू, धन्यवाद।